बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर हमने बायोडाइवर्सिटी का पढ़ा है। अब इस चैप्टर का नाम बैक्टीरिया एंड वायरसेस है। लास्ट चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा, इस चैप्टर में स्टार्ट में उसी को रिकॉल किया गया है। हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हीटेकर ने बड़े अरसे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ था और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता था। इस सिस्टम को काफ़ी अरसे से पढ़ा जाता रहा, लेकिन लास्ट डिकेड यानी कि पिछले 10 सालों से मोलेकुलर एविडेंसेस यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी, जिसमें डीएनए और आरएनए ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जिनको के स्टडी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन्स भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है। मोस्टली जो स्टडीज होती हैं वो आरएनए बेस्ड होती हैं और आरएनए में से भी स्मॉल राइबोसोमल आरएनए की बेस पर इनको स्पेसिफिकली डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो जब मॉलिक्यूलर स्टडीज सामने आ गई तो उस बेस पर 5 किंगडम सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज यानी कि नकाइस नजर आने लग गए। अब इस वक्त ज़रूरत ये महसूस की गई कि ऑर्गेनिजम्स को नए सिरे से क्लासीफाई किया जाए, तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को एक सेपरेट डोमेन बैक्टीरिया के नाम से क्लासीफाई किया गया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि ये 1 सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं। ये मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, बल्कि इनका 1 सेल ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोट हैं यानी कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इनके अंदर सेल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं रखता, बल्कि सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वही इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के सेल ये नहीं होता। बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के सेल्स इससे कम्प्लेक्स होते हैं। इस वजह से ये सबसे सिंपल होने की वजह से सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं कि ये एक जनरलाइज्ड बैक्टीरियम है। जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, खुद से एक जनरल बैक्टीरिया बनाया हुआ है और जिसमें तमाम करैक्टर्स बैक्टीरिया में पाए जाने वाले शो किए गए हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड बैक्टीरियम है। इसमें ये फ्लैजेलम है, ठीक है, ये आपको इस तरह से लंबा नजर आ रहा है, ये इसका फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम के अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर इसका डीएनए प्रेजेंट है और इसके अलावा इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो कि क्रोमोसोम्स बना रहा है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि इसके सेल को इस तरीके से, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसने तमाम अंदर वाले पार्ट को एनसर्कल किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर ये ब्लू कलर में जो दिखाई गई है ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से बाहर है और सेल वॉल से बाहर मजीद इनमें कैप्सूल दिखाया गया है। इनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स साइज में छोटे होते हैं। इनके अंदर मीजोसोम्स पाए जाते हैं, ये इनका मीजोसोम है जिसकी स्ट्रक्चर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके अंदर प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं जो यहां पर येलो कलर में दिखाए हुए हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इसका वो कंपोनेंट है जो कि यहाँ आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर देख रहे हैं। ये यहाँ पर ब्लू कलर में जो दिखाई गई है ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर और कैप्सूल से अंदर प्रेजेंट है। हमने सेल वॉल की लोकेशन देख ली कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर पाई जाती है, लेकिन ये बने किस चीज के होते हैं? तो ये एक यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल है जिसको कि पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन भी कहते हैं, इसके बने होते हैं। देन व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन? पेप्टाइडोग्लाइकेन ये एक लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन, जैसे कि यहाँ आपको ये नजर आ रही है, ये ग्लाइकेन की लॉन्ग चेन है। ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन प्लस पेप्टाइड के बने होते हैं। पेप्टाइड मीन अमाइनो एसिड्स। जब कुछ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो एक पेप्टाइड बनाते हैं। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन प्लस पेप्टाइड के बने होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है।
सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा एक और कंपोनेंट लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ अटैच होते हैं। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इसने सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें से एक टाइप ग्राम पॉजिटिव और दूसरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है। ये एक्चुअली डिफरेंस ही इनमें सेल वॉल का है। तो सेल वॉल का क्या डिफरेंस है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल ज्यादा थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लेस लिपिड पर मुश्तमिल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनकी सेल वॉल तो थिन होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड्स एंड लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन मेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स। जैसे कि हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट होती है। और इसका फायदा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या होता है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस होना इसके लिए किस तरह से फायदेमंद है? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं, कोई डिजीज काज करते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरिया को किल कर देंगी तो बैक्टीरिया के लिए तो ये नुकसानदेह चीज है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देंगी तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया में इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए अगर कोई चीज मौजूद होगी तो वो बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लिपोपॉलीसेक्राइड्स एंड लिपोप्रोटीन की शक्ल में प्रेजेंट है और इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनकी कैप्सूल के अंदर एक प्रोटीन जिसका के नाम पोरिन है, ये प्रेजेंट होती है। ये पोरिन प्रोटीन ये एक पोर की तरह से वर्क करती है, जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनकी की जरूरत होती है बैक्टीरिया को, इनमें से गुजर सकते हैं। एंटीबायोटिक तो नहीं गुजर सकती, लेकिन पोरिन की वजह से इनमें जो इनकी जरूरत के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसकी कैप्सूल में से गुजर जाते हैं। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? ये वो स्पेस है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में पाई जाने वाली स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें वाज़िया हो जाएंगी। ये आप देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो पर्पल कलर के दिखाए हुए हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देखें कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन 4 लेयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर प्रेजेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों लेयर के दरमियान जो स्पेस है दैट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जैसे कि पहले भी बताया है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस इधर भी प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट नहीं है। ये एक्स्ट्रा लेयर जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ये लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं और लिपोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर एक पोर प्रेजेंट है जो कि पोरिन प्रोटीन का बना हुआ है। इस पोरिन प्रोटीन के बने हुए इस पोर में से मटेरियल अंदर बाहर आ सकते हैं। ये पोरिन, ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है पोरिन, और इससे मटेरियल बैक्टीरिया के इस लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर को क्रॉस करके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। बाकी सारी में से क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इस पोरिन में से क्रॉस कर सकते हैं। हमने बात की कि इनकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपोप्रोटीन की बनी है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ ऊपर वाली साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के बाहर को निकले हुए हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है और बाकी ये सारी जो मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पर आप बड़ा क्लियरली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल या सेल की आउटर पार्ट की कंपोजिशन को देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार ज़्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार कम है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों की बनी हुई है, लिपोपॉलीसेकेराइड जो कि ये आपको बाहर इस तरह से ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, और लिपोप्रोटीन जो कि बाकी इसका हिस्सा है वो लिपोप्रोटीन है। इसके अलावा इनकी इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, जो कि इसमें से मटीरियल को अंदर बाहर आने जाने के लिए रास्ता देती है। बास बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और चीज जिसको कैप्सूल कहते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल क्या चीज है? ये एक जिलाटिनस लेयर है जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी को स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चिपचिपाहट देती है। ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया नहीं बल्कि बैक्टीरियल कॉलोनी को ये स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। कौन? जिलाटिनस लेयर। और इस जिलाटिनस लेयर को कैप्सूल कहते हैं। और ये कैप्सूल इनकी सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता बल्कि कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के नीचे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल वॉल। इट लाइज एट द आउटर मोस्ट इन बैक्टीरिया दैट लेक सेल वॉल। सेल वॉल चूंकि सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती, तो जिनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट उनमें सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि माइकोप्लाज्माज, सार्कोप्लाज्माज, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इनमें सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होते। दे डज नॉट हैव स्टीरोल। स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होते का मतलब ये है कि एक्चुअली ये स्टीरोल जो कि जिसकी एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, ये यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होके वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स और लेमिला बनाते हैं इन साइटोप्लाज्म। इनवेजिनेट का मतलब है अंदर की तरफ को, इस तरह से अगर एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और ये इसकी इनसाइड स्ट्रक्चर है, तो इनसाइड पर इस तरीके से हो जाना दैट इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। तो इनमें सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होके वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिला बनाते हैं इन साइटोप्लाज्म। इन लेमिला, वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स को मीजोसोम्स कहा जाता है। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन है, एंड ये रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी इन मीजोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी चेन जो कि यूकैरियोट्स में भी होती है और उसके लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से जो वाहिद इनके अंदर मेम्ब्रेन है वो मीजोसोम है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनको डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम में देखें कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ आप देखें ये इस तरह से स्ट्रेट आ रही है, बाहर इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ को एक इन्वेजिनेशन है। ये जो अंदर की तरफ को चीज है दैट इज मीजोसोम। तो यही चीज बताई हुई है कि सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर मीजोसोम बनाती है। और मीजोसोम के फंक्शंस हमने क्या क्या पढ़े हैं? सेल की डिवीजन एंड डीएनए की रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, ये भी मीजोसोम का फंक्शन है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? तो सबसे पहली चीज डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है। दूसरी चीज न्यूक्लियोइड है जो कि वो रीजन है जिसमें इनका डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं जो कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स से छोटे हैं, एंड मीजोसोम है जो हमने अभी पढ़ा कि इनकी सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन होता है।
तो ये 4 चीजें हैं जो कि इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनमें जो चीजें प्रेजेंट नहीं हैं, दे लेक साइटोस्केलेटन, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स इनमें फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी होते हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इसमें लूजली अटैच होते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में भी 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में एक फ्रीली होते हैं और एक वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। लेकिन यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो यहाँ पर लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। लूजली अटैच होने का मतलब है कि कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, बल्कि सिंपली उसके स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स ये स्मॉलर होते हैं देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, और इसके अलावा ये राइबोसोम्स 70S, जो कि लार्जर सब यूनिट एट 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट एट 30S प्रेजेंट होते हैं। ये 70S क्या है? ये इस तरह से 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। जो लार्जर पार्ट होता है वो 50S का होता है और जो स्मॉलर पार्ट है वो 30S का होता है। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये तो मिलाकर 80S बनता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये वेट नहीं है कि हम इसको ऐड कर लें और ये 80 हो जाएगा, बल्कि ये इसका सेडिमेंटेशन पॉइंट है, सेडिमेंटेशन रेट है, इसीलिए इनके साथ S लगा होता है, 70S, S फॉर सेडिमेंटेशन, जो कि वेट नहीं होता। तो इसमें से लार्ज जो है वो 50S पे और स्मॉल जो है वो 30S पे, और अगर ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है तो पूरे का पूरा 80S पे सेडिमेंट होता है। सेडिमेंटेशन क्या चीज होती है? जब हम इनको सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन है जो कि वॉशिंग मशीन की तरह से या मधानी की तरह से होता है, उसमें डालकर घुमाते हैं, तो ये अपने वेट और साइज के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब में या जिस भी ट्यूब में इनको डाला होता है अरेंज हो जाते हैं। तो इसमें से जो इनका स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S की मार्किंग पे आ जाता है, जो इनका लार्जर सब यूनिट है वो 50S पे जमा होता है, और अगर दोनों आपस में मिले हुए होते हैं तो फिर ये 70S पे आता है। तो इसका मतलब इनकी सेडिमेंटेशन, इनकी जो लेयर्स बन जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, वो है। राइबोसोम के अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है वो बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए जो कि बैक्टीरिया में एक सिंगल बैक्टीरियल क्रोमोसोम की शक्ल में प्रेजेंट होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डीएनए का क्रोमोसोम एक ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इनको हैप्लॉइड कहते हैं। अ बैक्टीरियम पोजेसेस अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट हैव अटैच्ड हिस्टोन। हिस्टोन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में ये हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होती। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। इसको बैक्टीरिया का डीएनए ही इनका क्रोमोसोम भी कहलाता है। तो अब तक हमने इनके राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, इनके मिजोसोम्स के बारे में पढ़ा, इनके क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम के अलावा एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको के प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स भी डीएनए मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम के अलावा हैं। इस वजह से इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जा रहा है। ये प्लाज्मिड्स जो हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम के साथ ही अपनी तादाद नहीं बढ़ाते, बल्कि क्रोमोसोम की डिवीजन के अलावा खुद से भी डिवाइड होते रहते हैं। एंड कैन रेप्लिकेट बिफोर और आफ्टर डिवीजन। दे कंटेन जीन्स दैट एनेबल बैक्टीरिया फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन के लिए बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मिड्स।
प्लाज्मिड एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वेक्टर क्या होता है? ये वो चीज होती है कि जब हमने किसी सेल के अंदर कोई जीन इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम उस जीन को प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये प्लाज्मिड हम सेल के अंदर एंटर कर देते हैं तो प्लाज्मिड उस जीन को लेकर सेल के